नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। भारतीय जनता पार्टी को जब चुनावों में हार सामने दिख रही होती है या फिर उसे पता चल जाता है कि उसकी हालत बेहद खस्ता है, तो उसके पास एक ही हथकंडा है: झूठ फैलाओ, षड्यंत्र करो, साजिश करो, जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो। और बिल्कुल वैसा ही अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में वो 240 पर सिमट गई, ये बात उसके गले से उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। 240 पर वो क्यों सिमटी, ये सबको पता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ा और उसने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये तमाम उसने बातें लोगों के सामने रखी कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आती है तो क्या कुछ हो सकता है, संविधान को बदल सकती है, लोकतंत्र को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, और इसके अलावा जातिगत न्याय, जातिगत सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय, इस सब की बात को लगातार अपने चुनावी मंचों से और इसके अलावा भी वो लगातार उठाते रहे। अब चूंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 22% दलित आबादी है। जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार वो सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन इस बार हरियाणा में उसका कोई भी दाव काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और हार उसका इंतजार कर रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब कितनी सीटों से उसकी हार होगी, कितनी सीटों पर वो सिमटेगी, बस ये देखना अब बाकी रह गया है। यही वजह है कि अब वो राहुल गांधी को लेकर लगातार एक झूठ, भ्रम, साजिश, षड्यंत्र का सहारा लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जो लगातार आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के मुद्दे को उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर लगातार वो हर मंच से बोलते हुए नजर आते हैं। आपको याद ही होगा, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पे गए थे और उस दौरान और वहां से जब से वो लौट कर आए हैं तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई इन्हें आतंकी बता रहे हैं, तो कोई उनके जबान काटने पर 11 लाख का इनाम रख रहे हैं। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री भी इसमें कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने आरक्षण पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए, ये ऐसी पार्टी है, ऐसी परिवारवादी ये पार्टी है जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और इसी को लेकर अब मायावती भी मैदान में उतर गई हैं और मायावती ने भी राहुल गांधी को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर, इसको लेकर उन्होंने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए हैं। उन 6 ट्वीट का सार ये है जिसमें वो एक तरफ ये कह रही हैं कुमारी शैलजा, जो कि दलित चेहरा है हरियाणा में कांग्रेस का, उनके लिए वो सिंपैथी दिखा रही है, तो दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी ने बाकायदा तौर पर ये अमेरिका में कहा था। आपको ये पता है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके परपुत्र, उन्होंने सामने आकर खुद ये कहा था कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, कुछ भी आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आईटी सेल के साथ में उनके बीजेपी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का खुद भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सब इसको लोगों के सामने इस तरह से पेश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है इस तरह का झूठ और भ्रम फैलाकर उन्हें जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन में कामयाबी हासिल हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अमित शाह ने आज फतेहाबाद की रैली में हरियाणा में क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया एक वीडियो के साथ। उन्होंने इसमें लिखा है कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जातिगत जनगणना ना हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय ना मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार ना बन जाए। मोदी जी जातिगत जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। और ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके इस बात की उन्होंने जानकारी दी है और ये कहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर झूठ और भ्रम फैला रही है। आपको ये पता है कि मायावती को लगातार बी पार्टी का तमगा मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के और बार बार वो उसको सिद्ध करती हुई नजर आती हैं। एक तरफ उन्होंने आईएनएलडी से उन्होंने जहां गठबंधन किया है हरियाणा में,
और उसके साथ साथ वो अब कुमारी शैलजा की सिंपैथी में उतर आई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ। आपको ये पता होगा कि मनोहर लाल खट्टर ने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर तक कुमारी शैलजा को दे दिया था। और अब ये कुमारी शैलजा को लेकर अमित शाह ने फतेहाबाद की रैली में कहा कि दलित बेटी का अपमान किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कुमारी शैलजा को लेकर, सोचिए, कांग्रेस की एक कद्दावर नेता जो हमेशा से कांग्रेस में थी, उनकी पीढ़ियां कांग्रेस में रही, उनको लेकर सिंपैथी दिखा रही है और वो एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। ये एक नाकाम कोशिश ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस सब पर पानी खुद कुमारी शैलजा ने फेर दिया है। कुमारी शैलजा ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि उनकी रगों में कांग्रेस का खून बह रहा है। उनके पिता तिरंगे में या कांग्रेस के झंडे में लिपट कर वो गए थे और मैं भी अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस में ही रहूंगी, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। ये माना जा सकता है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो पार्टी से नाराज है। इसकी बात बार बार सामने निकल कर आती रही है और इस सबके बीच उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई है और अब ये माना जा रहा है कि वो चुनावी प्रचार में सामने आएंगे। चुनावी प्रचार वो कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं, वो करती हुई नजर आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश को आप ये समझिए, क्योंकि हरियाणा में दलित वोट लगभग 22% है, उसको इस बार साफ तौर पर ये लग रहा है कि जाट नॉन जाट वो कर चुके हैं। मुसलमान अगर हम बात करें हरियाणा में तो लगभग 3.5% के आसपास हैं। तो वहां पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम को बाकी धर्मों से लड़ाकर भी उसकी राजनीति वहां पर सिद्ध नहीं होगी। जब अमित शाह जम्मू कश्मीर में होते हैं तो वहां कहते हैं कि ईद और मुहर्रम पर आपको 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, और जब वो हरियाणा में होते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आखिर वो किसको खुश करना चाहते हैं, ये अमित शाह ने आज हरियाणा में कहा है। तो जब 10 साल शासन करने के बाद, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, एक पार्टी के पास परोसने के लिए कुछ ना हो और हमेशा वो सिर्फ जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर ही सियासत करे, तो आप समझ सकते हैं कि उसके किस तरह के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और जिस तरह का भ्रम, षड्यंत्र, साजिश वो कर रही है, जिस तरह का झूठ वो फैला रही है, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रही है, क्या वाकई में इससे उसे कोई फायदा हो जाएगा? क्या कुमारी शैलजा को लेकर सिंपैथी दिखाना, दलित बेटी का अपमान, देखिए अपने नेताओं का भी ये सम्मान नहीं करते हैं, ये सब कुछ करके आखिर भारतीय जनता पार्टी हासिल क्या करना चाहती है? इसी सब पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाना माना चेहरा है, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, हरियाणा और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते, जानते और परखते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं, और पुष्पेन चौधरी जी किसान लीडर हैं लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और किसानों की सियासत, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और देश की सियासत को बहुत अच्छे से वो समझते हैं और खास तौर पर जो आज हमने टॉपिक चूज किया है उसको लेकर उनकी एक्सपर्टीज भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्पेन जी कार्यक्रम में। और शुरुआत में हेमंत जी आपसे करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि बात हम हरियाणा की भी इसमें कर रहे हैं। कुमारी शैलजा को लेकर लगातार सिंपैथी दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। अमित शाह ने भी आज कहा कि भाई दलित बेटी का अपमान। एक तरफ वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, आखिर वो किसको खुश करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि दलित बेटी का अपमान किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कह देते हैं और कुमारी शैलजा सबके अरमानों पर पानी फेर देती है। वो पार्टी से नाराज है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई अगर आप मेरा हाथ काटेंगे तो मेरी रगों में खून तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही बह रहा है और आखिरी सांस तक वो वहां पर रहेंगी। इसके अलावा आपने देखा कि जब अमेरिका में राहुल गांधी थे, वहां आरक्षण को लेकर जो उन्होंने बयान दिया और सिखों को लेकर जो बयान दिया, उसको लगातार उसके आधे अधूरे हिस्से को लगातार उसको परोसा जा रहा है और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि वो आरक्षण विरोधी हैं और अब इसमें मायावती की भी एंट्री हो गई है। इस सब को चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? क्या ये टैक्टिक्स भारतीय जनता पार्टी की कुछ काम करती हुई नजर आएंगी? क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी नर्वस है सीधे तौर पर, इसीलिए वो इस तरह के षड्यंत्र साजिश
और झूठ का सहारा ले रही है। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये चुनाव के जोड़कर नहीं देखा जाए, चुनाव को जोड़कर ही कहा जा रहा है, चुनाव के लिए ही कहा जा रहा है। और चुनाव में चूंकि स्लेट खाली है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को नहीं है, तो केवल और केवल एक नया फर्जी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आपने हाल के लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखा। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई। क्यों जीती? दलित दलित और जाट वोट बैंक दोनों इकट्ठे आ गए और कांग्रेस पार्टी को अपना अप्रत्याशित सफलता उसको मिली। अब इनकी चिंता क्या है कि हरियाणा में 10 साल के शासन के बाद उपलब्धियां दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं आपके पास। जब उपलब्धि नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं? आप फेक नैरेटिव दर्ज करते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, फरीदाबाद में भी अमित शाह ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जब वहां पर यह खबर छपी, उसमें आपने देखा होगा कि पुलिस ने जांच में कहा कि ऐसा कोई नारा नहीं लगा था। उसके बावजूद देश का गृह मंत्री इस तरह की झूठ परोस रहा है सार्वजनिक मंच से। एक बात। दूसरी बात, जोश कुमारी शैलजा ने किया है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो पिछले 10 साल में देश का कोई नेता नहीं कर पाया, खासतौर पर कांग्रेसी। शैलजा ने इनको आईना दिखा दिया, सबको औकात दिखा दी कि आप क्या चीज है। शैलजा ने क्या कहा? शैलजा ने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है और किसी भी कीमत पर मैं आखिरी दम तक कांग्रेस में ही रहूंगी। और सर्वाधिक निष्ठावान नेता जो देश में अगर कोई कांग्रेस के हैं, उनकी श्रेणी में ये कहकर वो शामिल हो गई। खुली चुनौती एक तरीके से उन्होंने बीजेपी को दी। और क्या कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये ऑफर कर रहे हैं, जो इस तरह की बात फैला रहे हैं, वो मुझसे राजनीति में बहुत जूनियर है। और ये बात किसने शुरू की थी? मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर क्या है? 2014 से पहले वो कभी पंच भी थे क्या? पंच थे, सरपंच नहीं, कहीं पार्षद थे, कुछ भी थे वो। और शैलजा आज से 33 साल पहले केंद्र में मंत्री थी। तो मनोहर लाल की हिमाकत देखिए, सत्ता का, जिसको कहते हैं ना केंद्र की सत्ता और प्रदेश की सत्ता, उसका अहंकार देखिए कि कितनी वरिष्ठ नेता को उसकी पार्टी में पर्सोना नॉन ग्राटा जो ये बनाते हैं, उसकी उन्होंने कोशिश की। उनकी निष्ठा को कहीं ना कहीं अपनी तरफ को करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। वो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नैरेटिव नहीं मिल रहा किसी भी तरीके का। ना तो 10 साल की कोई अचीवमेंट है, ना अगले 5 साल का कोई विजन है। तो उसमें ये क्या करे? तो वो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की। शैलजा ने क्या दिखाया? शैलजा ने दिखाया कि वो ना केवल अनुशासित है, निष्ठावान है, बल्कि अपनी पार्टी के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित है और नेतृत्व की हर बात उनको मान्य है। ये उन्होंने दिखाया। ऐसा नहीं कि शैलजा के साथ कोई जाति नहीं हुई। शैलजा प्रदेशाध्यक्ष बनी, फिर हटी भी, राज्यसभा की सीट का नामांकन भी नहीं मिला उनको। लेकिन आपने कभी भी उनको अनुशासनहीनता की बात करते हुए नहीं देखा होगा। उन्होंने मौन धारण जरूर किया पिछले 8 दिन में, लेकिन उनका मौन बहुत सारे मुखर लोगों से ज्यादा भारी पड़ा, ये आपको मानना पड़ेगा। और जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को, मनोहर लाल खट्टर को, जिनको मुंह की खानी पड़ी। जो एक समर्पित नेता को अपने साथ जोड़ने का नाम लेकर के एक नया प्रपंच रच रहे थे हरियाणा में दलितों के अपमान को लेकर के। क्या शैलजा ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है? कहा कहीं? अमित शाह को उनके अपमान की बहुत चिंता है। अमित शाह को बाकी देश में बेटियों का कहां दलितों का अपमान हो रहा है बीजेपी शासित प्रदेशों में, वो अपमान कहीं नहीं दिखा। कांग्रेस का जो इंटरनल ट्रबल्ड वाटर्स हैं, उनमें फिशिंग करने की कोशिश लगातार की। वो क्यों की? क्योंकि हरियाणा में स्लेट खाली है। अब जो आपने कहा राहुल गांधी और ये सारी चीजें, देखिए इस देश का जो मीडिया है वो पूरे तरीके से बिक चुका है और वो इस देश के अर्जित लोकतंत्र का हत्यारा भी है। ये बात माननी पड़ेगी आपको। राहुल गांधी का सिखों को लेकर के जो कमेंट था, आरक्षण को लेकर के जो कमेंट था, उसको किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएट किया गया, किस तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया गया। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी की नीति में कहीं कोई कंफ्यूजन कभी रहा नहीं, कभी नहीं रहा। सिख दंगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी का कोई शीर्ष नेता बताइए जिसने माफी ना मांगी हो, खेद प्रकट ना किया हो। क्या आज तक मोदी ने गुजरात के दंगों को लेकर माफी मांगी है? लेकिन इस देश का जो शर्मनिरपेक्ष मीडिया है वो इस सवाल को कभी नहीं पूछता, कभी चर्चा ही नहीं करता इसकी। और इतनी बेशर्मी के साथ नेशनल चैनल पर झूठ बोली जाती है। मैं तो उस डिबेट में था और मैंने बहुत बुरे तरीके से स्नब भी किया उसको। तो वो सरेआम ये कह रहे हैं कि अमित शाह, जो क्या नाम है, राहुल गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी।
और कैसे माफी मांगी जाती है? स्वर्ण मंदिर में जाकर के, पार्लियामेंट में, बाहर भी, हर जगह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कैसे माफी मांगी जाती है? आप मोदी से ये सवाल पूछ के दिखा दीजिए ना। तो बेसिकली क्या है कि चूंकि इनको लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ, दलितों के पोलराइजेशन कांग्रेस की तरफ और इंडिया अलायंस की तरफ जो हुआ, उसके बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है। तो फर्जी नरेटिव के ये माहिर है। ये तो गणेश को दूध पिला देते हैं रातों रात पूरे देश में करोड़ों। इनकी तो वो हालत है, ये तो वो लोग हैं पूरे देश में थाली ताली बजवा देते हैं, टॉर्च जलवा देते हैं। तो इनसे आप क्या जी उम्मीद करते हैं? सवाल बुशरा जी ये नहीं है, सवाल एक वाइडर पर्सपेक्टिव का है। मायावती जो रोल कर रही है, क्या वो दलितों के वोट जितने भी उनके पल्ले बचे हैं, क्या उनको बेच नहीं रही वो फिरका परस्त ताकतों को? वो अपने मन में क्या जवाब देती होंगी? और दलित समुदाय इस बात को समझ चुका है, और नहीं समझता तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का परिणाम आया वो नहीं आता। आज समाजवादी पार्टी देश में नंबर 3 की पार्टी है संसद के अंदर। अगर मायावती ने अपना रोल किया होता तो वो कभी नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि बसपा को तमाम अन्य अज्ञात कारणों से और कुछ ज्ञात कारणों से बीजेपी ने अपना टूल बना लिया है। तो बीजेपी जो बसपा थी, आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर टॉप 3 पार्टियों में होती थी जी किसी दौर में। आज उसका कोई नाम हम्म लेवा भी नहीं है संसद में, लोकसभा में। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को एक तरीके से सारा जो बीजेपी कहती है, वो हरियाणा में देख लिया आपने कैसे अलायंस किया, क्या किया। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, ये अप्रत्याशित हम्म नहीं है, ये डेस्परेशन है, ना केवल हरियाणा की, ना केवल जेएंडके की, बल्कि महाराष्ट्र को लेकर के भी। क्योंकि इनको अपने सामने हार दिखाई दे रही है। और देश का दलित इतना नासमझ नहीं है, देश का सिख इतना नासमझ नहीं है कि जो इनके पोलराइजेशन के गेम में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सिख समुदाय रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसीलिए जम्मू कश्मीर में जब जाते हैं या फिर हरियाणा की भी हम बात करते हैं तो वहाँ से कह रहे हैं कि देखिए सिखों का अपमान किया जा रहा है। अभी हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में लगभग 22% दलित हैं और महाराष्ट्र में तो इसका परसेंटेज कहीं ज़्यादा और बढ़ जाता है और दलित बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर वो इस सिचुएशन में है कि वो हार और जीत का फैसला करें महाराष्ट्र में और आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव हैं। पुष्पेन जी, 2 गठबंधन कराए भारतीय जनता पार्टी ने और ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगी। जेजेपी और रावण का, चंद्रशेखर आजाद का, आईएनएलडी और बीएसपी का, ये 2 गठबंधन करा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जमीन पर लगा इसका फायदा नहीं हो रहा है। उनको दलित वो वोट उस तरह से नहीं बट रहा है। तो वो राहुल गांधी के बयान को लेकर आ जाते हैं और झूठ फैलाते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोत्र जो हैं वो आकर इनके एजेंडे को ध्वस्त कर देते हैं और साफ तौर पर बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा था कि वो कैसे प्रोटेस्ट करें और राहुल गांधी के खिलाफ बोले, उन्होंने इसको मना कर दिया। तो अब देखिए तो कुमारी शैलजा को तस्वीर में लेकर आ गए हैं। वो पार्टी जिनके जो उनके शासित राज्य हैं वहां पर दलित बेटियों और दलितों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है किससे छुपा नहीं है, उसकी फिक्र नहीं है। कुमारी शैलजा की उनको बहुत फिक्र है और उनके बारे में बार बार बात कही जा रही है। आप इस पूरी राजनीति को कैसे देख रहे हैं? फिलहाल जो कुछ दलितों को सेंटर में रखकर आरक्षण की बात करके ये सब कुछ करके जो किया जा रहा है। देखिए बुशरा जी, जब से राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना को अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है, मुख्य मुद्दा बनाया है, और जातिगत जनगणना करवाने के उपरांत आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके जाति के जितनी भी बहुजन समाज की जनसंख्या आती है, एससी एसटी ओबीसी की, मान लीजिए 80% आती है, तो उनका कहना है कि 80% आरक्षण की जो है वो सीमा 80% होनी चाहिए, वो 50% नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरा, उसके बाद उनका कहना यह है कि भाई मैं बहुजन समाज के लोगों को, जो वंचित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको हर जगह सत्ता में हिस्सेदारी देने की मैं जो है प्रण लेता हूं, बात कर रहा हूं। ये दोनों बहुत बड़े क्रांतिकारी बात इन्होंने कही है, जिसकी वजह से दलितों ने भारी संख्या में कांग्रेस के तरफ जो है रुख किया है, जो आपने 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें भी देखा, और उनकी रैलियों में, सोशल मीडिया पे जो उनको समर्थन मिला उसमें भी देखा। और ऐसा कहने के बाद जो दलितों के ठेकेदार पार्टियां मैं कहूंगा वो, या भाजपा, उनके अंदर एक भयंकर बेचैनी है कि राहुल गांधी ये बयान देके कि भाई मैं प्रण ले रहा हूं, और ये जो ट्विटर में आज आपने ट्वीट पढ़ा
इसमें भी इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है इस बात को कि भाई मेरा मिशन है, मैं बहुजन समाज के लिए न्याय जो है उपलब्ध कराऊंगा या उनको न्याय देना या हिस्सेदारी देना, ये मेरे जीवन का मिशन है, मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता से और बड़े विश्वास से कह दूं कि जितने भी नेता अभी तक आए हैं, राहुल गांधी ने कम से कम जो बात कही है उनकी विश्वसनीयता बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त विश्वसनीयता है। लोगों को पता है कि यदि राहुल गांधी वाकई इस देश की जो है प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले जातिगत जनगणना करवा के इसकी सीमा 50% से बढ़ा के और बहुजनों को उनका हिस्सा देने का काम करेंगे, इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं है। तो इस वजह से ये बेचैन हो रहे हैं बाकी लोग, इसलिए इन्होंने जो है ये ए टीम बी टीम बना करके सब वहां पर लगाए हैं कि भाई किसी भी तरीके से जो बहुजनों का प्रवाह है एक तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ समझ लीजिए या कांग्रेस की तरफ, विशेषकर हरियाणा वाले चुनाव में समझ लीजिए, उसको कैसे रोका जाए। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि भाई राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट किया जाए कि राहुल गांधी तो वास्तव में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि उनका एक भी ऐसा कोई बयान है नहीं जिसमें उन्होंने ये बात कही हो। तो इस चीज से चिंतित होकर के कि भाई राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी देने की बात कर रही है, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस वजह से बेचैन होकर के ये तमाम ABC टीम और ये जितने भी गठबंधन आपने बताए, मैं जिनका नाम भी लेना बहुत ज्यादा उचित नहीं मान रहा, इन गठबंधनों की तरफ मैं बता रहा हूँ, हेमंत खत्री जी यहाँ पर बैठे हुए अत्री जी, किसी भी व्यक्ति का कोई वोट दलित समाज का हो, चाहे किसान समाज का हो या अन्य जातियों का, बटने वाला इस बार नहीं है। भारी समर्थन जो है इनको मिल रहा है, चाहे ये शैलजा जी का कार्ड खेले या कोई और कार्ड खेले। अब शैलजा जी या और जो नेता हैं जब चुनाव आते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपस में कुछ टिकटों के लिए आपस में ऊपर नीचे बातें होती हैं, ये सभी पार्टी में होता है। तो जिताऊ कैंडिडेट्स को फाइनली जो है टिकट दिया जाता है, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि जब भी वो जीत के आएंगे तो अंत में उनके जो है पीठ पर जो मोहर होगी वो तो पंजे की होगी, यानी कि कांग्रेस की होगी, कांग्रेस को विधायक माने जाएंगे और उन्हीं के माध्यम से सत्ता प्राप्त होगी। अगर सत्ता आएगी तो सबको हिस्सेदारी, सबके काम होंगे, किसानों के भी होंगे, दलितों के भी होंगे और दलित नेताओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बाकी लोगों को मौका मिलेगा। तो इस कंफ्यूजन में जनता तो बिल्कुल है नहीं। ये मीडिया वाले कितना ही कंफ्यूजन फैलाना चाहे, गोदी मीडिया वाले विशेषकर, या भाजपा बेचैन हो या AB टीम जो दलितों का वोट काटने के लिए वहां गठबंधन छोटे मोटे या बड़े जितने भी कराए गए हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने पड़ा। किसान बिरादरी, दलित बिरादरी, अन्य बिरादरी जो इनके कुशासन से तंग है, चाहे वो किसानों को MSP का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, महिला पहलवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ड्रग्स का मुद्दा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद हो चुका है जो हरियाणा के अंदर उसका मुद्दा हो, उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस बड़े आसानी से 60+ सीटों के साथ आगामी सरकार 8 अक्टूबर को बनाने जा रही है। और उसके बाद जो इस देश में राजनीति में जलजला आने वाला है उसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। मुझे सूचना मिली है कि भाई संजय जोशी जी वाली ताजपोशी भी केवल उसी दिन के लिए बड़ी मुश्किल से इन दोनों ने जो अमित शाह और मोदी है हाथ पैर जोड़ करके संघ के रुकवाई है कि साहब इनकी थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो इनको पहले ही बनाने जाने की योजना थी 4 जून के बाद ही, लेकिन उसको रोकते रोकते चुनाव तक ले आए हैं। लेकिन चुनाव के बाद रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं आएगा भाजपा के, मेरा कहने का अर्थ है। और संजय जोशी भी बनेंगे तब इनकी मुसीबतें बढ़ेंगी, किसानों का आंदोलन और तेज होगा और बाकी राज्यों में भी इनकी हार होने जाएगी, चाहे महाराष्ट्र ले लो, झारखंड ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो और उसके बाद दिल्ली ले लो। तो तमाम इनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और कभी भी झोला उठा करके जाने का इनका वक्त आ सकता है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है हेमंत जी। आपसे मेरी कई बार बात हो चुकी है और मैं तो आपके प्रदेश तक पहुंची और वहां पर भी आपसे मेरी बात हुई। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है हेमंत जी, ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं, क्या नुकसान की भरपाई को कम करने के लिए की जा रही है कि भाई इतनी तो सीटें आ जाएं कि हम अपनी फेस सेविंग कर सकें, या फिर ये इसलिए किया जा रहा है कि हंग असेंबली हो जाए कम से कम, तो किसी तरह का हम अपना खेल कर सकें, तो आखिरी वक्त तक हम अपने सारे दाव पेच साजिश षड्यंत्र झूठ सब कुछ करें ताकि कांग्रेस को वो नंबर ना लेकर आने पाए, ताकि उनके अंदर की भी अगर कोई कलह है तो वो खुलकर सामने ना आने पाए। इस सबको आप क्या कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले जाते हैं अमित शाह तो कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे मुसलमानों का,
अभी जाते हैं तो पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। तो ये तमाम जो झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह के तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इस मंशा को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ परोसने के लिए नया है नहीं, तो कम से कम इसी तरह से बरगलाएं हरियाणा की जनता को, ताकि कुछ उनके इन्हीं बातों में आ जाएं, उन दावों में आ जाएं और फिर से एक बार वोट कर दें। है। लेकिन बहुत सारे देश के जो साथी हैं ना, जो बाहर से मीडिया के लोग आते हैं, वो इस चुनाव को भाजपा बनाम कांग्रेस कह रहे हैं। मैं इसको ऐसे नहीं मानता। आप तो हरियाणा में आके देख के गई, हरियाणा में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है। हरियाणा में कांग्रेस बनाम ऑल है, कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है। भाजपा ने हर उस प्रत्याशी को 90 की 90 सीटों पर, जो भी कांग्रेस को चुनौती देने, हरियाणा की छोड़ दीजिए, जो चुनौती देने की स्थिति में भी है, वहां से अपने कैंडिडेट को साइड कर दिया। और जो भी, क्योंकि उनको पता है कि जो भी कांग्रेस से बाहर का होगा उसको वो कभी भी अपने नेट में ला सकते। तो बीजेपी ने दो खेल रचे हैं हरियाणा के अंदर, बिल्कुल स्पष्ट है पूरे प्रदेश के सामने कि एक, कि नंबर एक, हंग असेंबली के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं। हंग असेंबली कि उनकी अपनी इज्जत बचाने लायक सीट आ जाए 20, 25, 22, और उसके बाद निर्दलीय और जो ये तमाम गठबंधन करवाए हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और खासतौर पर दलित वोटों के बंटवारे के लिए, मायावती का एक जिक्र किया आपने इनेलो के साथ, उसके बाद कांडा का अलायंस इनेलो के साथ, कांडा के मुंह से निकल गया हैट्रिक बनवाएंगे बीजेपी की, बेड़ा गर्क हो गया सारा खेल का। उसके बाद जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण का अलायंस किसने करवाया? वहां तक बात रुकी नहीं है। उसके बावजूद आप अभी महम आए थे, सारा आपने देखा, वहां पर जो कैंडिडेट हैं, पूरे महम के अंदर जितने भी बाकी लोग हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताने में लग गए हैं। वहां का बीजेपी का बागी भी है, बीजेपी का ऑफिशियल भी है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, पूरे स्टेट को अगर आप देखेंगी तो बहुत साधारण चुनाव हो गया है। कांग्रेस बनाम ऑल, और कंप्लीटली फुल्ली सपोर्टेड एंड फाइनेंस्ड बाय बीजेपी। उनके पास ना तो पैसे की दिक्कत है, उनके पास तो दिक्कत दो चीज की है। एक तो उनके पास एजेंडा नहीं है, और एक उनके पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, और वोट खींचू नेता नहीं है। यही कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी जो कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो दूसरी पार्टी जो विरोधी पार्टी है उसके दलित नेता के ऊपर डोरे डालने को मजबूर है। और कहते क्या है कि हमारा संगठन ग्रास रूट पे पन्ना प्रमुख तक है, और मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं, विश्व गुरु है वो तो। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कभी तो बसपा का अलायंस कराती है, कभी चंद्रशेखर रावण का कराती है, कभी निर्दलियों पे डोरे डालती है, कभी निर्दलियों को जिताने की फिराक में। बेसिकली खेल क्या है कि किसी तरीके से बुशरा जी समझना पड़ेगा, ये सारी इसकी जो जड़ें हैं वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। दिल्ली का अगर कोई बफर स्टेट है तो वो हरियाणा स्टेट है, और कभी भी इस तरह की सत्ता के खिलाफ कभी चुनौती आई है तो इसी रीजन से आई है। अभी तक मनोहर लाल खट्टर और मोदी ने क्या किया है? 378 दिन किसान पहले बिठा दिए, 215 दिन अब हो गए बैठे हुए बॉर्डर पे। उनको दिल्ली में नहीं आने दिया गया अपनी जायज मांगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी समझिए। आपको ध्यान होगा 9 जून को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे और मैं आप इसी समय बात कर रहे थे, तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, तो उसमें से एक सवाल आपने पूछा था कि इस लोकसभा चुनाव के परिणाम को आप कैसे देखते हैं। मैंने कहा था आप नवंबर तक इंतजार कीजिए, असली परिणाम तब आएगा। और अब वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। जम्मू कश्मीर आपके सामने है, हरियाणा आपके सामने है। महाराष्ट्र में चुनाव कराने की हिम्मत उस सरकार की नहीं हो रही जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। झारखंड में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। दिल्ली का चुनाव गाहे बगाए होगा ही। उसके बाद स्थिति क्या होगी केवल कल्पना कर सकती हैं आप, केवल कल्पना है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नवंबर में आएंगे असली परिणाम। वो जो चुनाव थे लोकसभा के, वो एक फॉर्मेलिटी थी, उसका सबको पता था कि सिंगल लार्जेस्ट यही होंगे, सरकार भी यही बढ़ा लेंगे। अब जो ये चुनाव आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का एसिड टेस्ट है। और क्यों है कि जिस दिन, अगर आप सोचिए, केवल एक कल्पना कीजिए कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है, आपको क्या लगता है जो मुख्यमंत्री आएगा वो सबसे पहले बैरिकेड्स नहीं हटवाएगा? और ये किसान सीधे कहां आएंगे? सीधे दिल्ली आके रुकेंगे। मोदी जी अफोर्ड कर सकते हैं क्या उस बात को? ये चीज समझने की है, और इसी बात का खौफ है, इसी बात का भय है। और मैं ये कहता हूं कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आना चाहिए। वो अपनी जायज मांगों के लिए आ रहे हैं, वो कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। दुनिया का समकालीन इतिहास का सबसे अनुशासित आंदोलन भारत का किसान आंदोलन है। ये मैं बार बार सभी चैनलों पर कहता हूं। 378 दिन तक इतने से भी परिंदा ने भी पर मारी हो तो, और सरकार ने माहौल खराब करने की कोशिश तमाम बार की, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। जिस तरीके से अपनी मांगों पर डटे रहे, मोदी जी ने उनको लॉलीपॉप दी, बेचारे फिर भी चले गए। मोदी जी ने कुछ जब नहीं किया तब वापस आए, और फिर वहीं रोक दिए गए उसी हालत में।
बारिश, मौसम, आंधी तूफान, सड़कों पे बैठे हैं बेचारे। तो ऐसी क्या अवस्था आ गई है? इससे पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, इससे पहले भी दिल्ली में तमाम वर्ग गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। मोदी क्यों डरते हैं? सवाल ये है ना। और जिस दिन हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ गई, उस दिन मोदी जी कहां जाएंगे? वो बफर तो हट गया। तो ये चीज समझने की है, इनकी डेस्परेशन इस बात के लिए है। इसलिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इनके पास एक चीज बहुत अच्छी है, कंफ्यूजन फैला दो। और भ्रम फैलाने के लिए इनका पूरा तंत्र है, पूरा डॉगी मीडिया है, पूरे देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं, आप सोच नहीं सकते, शर्म आती है उन चीजों को सुनने में भी। डिस्कस करने की तो बात छोड़ दीजिए। और सरेआम लाइव चैनल पे झूठ बोला जाता है सुबह शाम तक। तो अब वो समय आया है कि हरियाणा की जनता को अपनी जो जिम्मेदारी वो सदा से निभाते आए हैं, उस जिम्मेदारी को दोबारा से री इन्फोर्स करने का समय आ गया है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर नहीं है। जो मनोहर लाल, जो मोदी के चेले हैं, वो क्या कहते हैं कि हरियाणा की जनता कंधे से ऊपर कमजोर है। अब ये वो समय आया है कि उनको दिखाएं कि हमारे कंधे कितने मजबूत हैं और कंधे से ऊपर कितने मजबूत हैं, और तुम कितने खोखले हो, तुम कितने कमजोर और कायर हो, जो किसानों को दिल्ली आने से भी डरते हो। तो ये सारी चीजों का हिसाब करने का समय आया है। और मैं फिर चेता रहा हूं, कोई भी अवसर चूकेंगे नहीं भ्रम फैलाने का। ये जो आरक्षण की बात है, ये सिखों की बात है, ये वैसे नहीं है। दिस इज विद एन एजेंडा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी काम करती है। और यही बात जो है, सारे मीडिया को, जो अल्टरनेट मीडिया है, आप जैसे साथी हैं, उनको इस पे फोकस करने की जरूरत है कि केवल परफॉर्मेंस पे वोट दें, केवल अपने भविष्य के गवर्नेंस के मॉडल पर वोट दें, ना कि बंटवारे के उस पर। जो वर्टिकल डिवीजन जिसकी आपने बात की, हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, किसान, शहरी और ग्रामीण, इस तरह का नैरेटिव बहुत आएगा। शर्म आनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर अंबाला मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल के, आज केंद्र में मंत्री है। वो पंजाबियों के साथ जाति की बात कर रहे हैं, आज उनको पंजाबियों की जाति याद आ गई। जो नायब सिंह सैनी है, संविधान की शपथ लेते हो आप मुख्यमंत्री होते हो, वो ओबीसी के उस पे नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप सबके नेता हो भाई, आप संवैधानिक तौर पे सबके प्रति दायित्व हो। आपकी शपथ में ये कहा जाता है भय या द्वेष, अनुराग या ये, वो क्या मतलब है उस बात का? तो ये उसको भी भूल गए शपथ को। केवल जाति, धर्म, कास्ट, जनरल ओबीसी, जनरल एससी, शेड्यूल ट्राइब, इनके अलावा कुछ आता ही नहीं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और लोगों को ये बात समझने की और समझाने की जरूरत है। बिल्कुल। और जब मैंने ग्राउंड पे लोगों से बात की तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इन्होंने हमें खालिस्तानी आतंकवादी कहा, अब हम इनको बताएंगे कि हम कौन हैं। ये हमें दिल्ली नहीं जाने देते, अब हम इनको बताएंगे कि हम दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। तो ये जब आप हरियाणा में जब आप लोगों से बात करें तो उनका गुस्सा इस तरह से आपको सामने निकल कर आता है कि कभी कभी आपको लगता है कि ये बातें कैमरे पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका गुस्सा इस तरह का है कि 10 साल से शायद वो अपने गुस्से को पिए हुए हैं। और यही वजह है कि उनका गुस्सा कहीं ना कहीं अब सामने निकल कर आ रहा है और शायद वोट की शक्ल में भी दिखेगा। ये साफ तौर पर लग रहा है इतने इलाकों में घूमने के बाद। लेकिन पुष्पेन जी, सेंटर में राहुल गांधी ही हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को किसी नेता से लग रहा है या लगता रहा है या कोई बिगेस्ट चैलेंज बनकर उनके सामने उभर रहा है तो वो राहुल गांधी ही हैं। यही वजह है कि पहले उन्होंने बीजेपी आईटी सेल के जरिए अपने जो गुलाम मीडिया है उसके जरिए उनकी इमेज को धूमिल किया, लेकिन वो एक राजनीतिक हीरो के तौर पर उभरे। और अब आप ये देखिए कि उन्हीं के नेता उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जो उनकी दादी का हश्र हुआ वही उनका भी हो सकता है। उन्हीं के गठबंधन में शामिल नेता उनकी जबान काटने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं 11 लाख का इनाम रख रहे हैं। और उस पर जब चिट्ठी लिखी जाती है तो चिट्ठी में ये कहा दिया जाता है कि मतलब कोई इस पर सीरियस जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि गालियों की लिस्ट दे दी जाती है कि ये सब तो मोदी जी के लिए भी कहा गया है। इस सब को आप कितना खतरनाक मानते हैं जो पूरा खेल ये किया जा रहा है? आखिर एक विपक्ष के नेता को लेकर, जो कि सबसे बड़ा चेहरा है, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, 100 सीटें उसकी पार्टी की आई हैं, उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करके, उन्हें दुश्मन दिखाकर, उनको पाकिस्तान परस्त दिखाकर, आरक्षण विरोधी दिखाकर, ये सब कुछ करके ही उनकी इमेज को भी खराब किया जा सकता है और सत्ता भी अपनी बचाई जा सकती है।
नहीं देखिए बुशरा जी, ये प्रयास तो इनका राहुल गांधी का जब से आए परिवारवाद से लेकर के, और ये कुछ जानते नहीं है, ये कटे हुए हैं जमीन से, और तरह तरह के आरोप जो है इनके ऊपर लगाए गए। और लेकिन वो नैरेटिव भी कुछ समय तक चल गया। ये ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं चला। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इन्होंने कहा था कि भाई आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, उसके आगे का बयान इन्होंने काट दिया। ये मोदी जी ने कहा जी था, ये मोदी जी की स्पीच में कहा था मोदी जी ने। तो उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी ने ये बात कही थी कि एक तरफ से आलू निकालो दूसरी तरफ से जो है सोना निकलेगा, ये मोदी जी के बयान को वो कोट कर रहे थे, और इन्होंने उसको स्पिन दे दी कि साहब ये जो है देखिए इनको कितनी समझ है। तो इस तरीके से बयानों को काट के छांट के तोड़ के मरोड़ के नैरेटिव का मिस इंटरप्रिटेशन करके जनता को बरगलाने का काम काफी लंबे समय तक किया गया, और इसमें जो है इन्होंने बहुत सारा धन भी खर्च किया। गोदी मीडिया ने इनका साथ भी दिया। लेकिन जब धीरे 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 देश की सच्चाई सबके सामने है कि भाई अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। देश, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 55-56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था जब 2014 में मनमोहन सिंह जो है छोड़ करके गए थे। यानी सारे प्रधानमंत्रियों ने जो भी कर्जा लिया चुकाया, उसके बाद अंत में 55 लाख करोड़ रुपया बचा। अब जो है देश का कर्जा लगभग 170 लाख करोड़ रुपया 31 मार्च को बन चुका है, केंद्र सरकार की केवल मैं बात करूं तो लगभग जो है इन्होंने 113-14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और चढ़ा दिया देश के ऊपर केवल 10 सालों के अंदर। बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। महंगाई का बहुत बुरा हाल है। आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थान के 25% बच्चों के जो है प्लेसमेंट इस साल नहीं हो पाए, और सेनाओं को कमजोर करने का काम किया है, किसानों को कुचलने का काम किया है, किसानों पे तरह तरह के अत्याचार हुए हैं, महिलाओं का जो अपमान हो सकता है मणिपुर से लेकर के, और महिला पहलवानों का और सारे देश ने देखा है। तो राष्ट्रवाद वाली बात पे चीन ने आप जानते हैं कब्जा किया हुआ है, तो राष्ट्रवाद वाली बात पे ये फेल हो चुके हैं, महिला सम्मान वाली बात पे ये फेल हो चुके हैं। धर्म के नाम पे जिस तरह की लूट पूरे अयोध्या में हुई, बाहर से आकर के चाहे बड़े बड़े कंपनियां जो इनके गुर्गे हैं, उन्होंने जमीनें वहां पे सस्ते में खरीदी, और मंदिर का जी भी जो है छत भी टपक गई, वो सब लोगों ने देखा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बुरा हाल है वो सब देखा है। टैक्स से मिडिल क्लास की आंखें भी अब खुल चुकी हैं। लगातार जो है टैक्स पे टैक्स का बोझ जो है मिडिल क्लास के ऊपर है। कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 22% कर दिया गया, लेकिन मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी गई। उल्टे टोल टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, तेल सस्ता आता रहा तो उसको महंगे में बेचते रहे। ये सारा नैरेटिव छुपाने के लिए राहुल गांधी की इमेज खराब करने का जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में हुआ। लेकिन जिस तरीके से बादलों के पीछे जो है अंत में सूरज बाहर निकल आता है, इसी तरीके से राहुल गांधी भी अब बाहर निकले हैं। अब ये कुछ भी कर लें, ये नैरेटिव जो है बन चुका है कि ये हर तरीके से भाजपा फेल हो चुकी है, इसके जाने का वक्त आ चुका है। और देश में जिससे बात करो वो ये कहता है कि वास्तव में ये इसी बार चले गए थे, लेकिन अपने संस्थानों का उपयोग करके, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके, प्रशासन का उपयोग करके इन्होंने कम से कम 30-40 सीटों पर जो है गड़बड़ी की है। अब ये जो 5-6 चुनाव आ रहे जी हैं 4-5 राज्यों के, इसमें हारते ही इनका वो बुरा हाल होगा। आरएसएस भी इनसे जो है हिसाब किताब चुकाने के लिए तैयार बैठा है। जैसा मैंने बताया कि भाई संजय जोशी जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ बिठाएंगे जो इनके पेच टाइट कर सके, और देश की जनता तो इनके पेच टाइट करना ही चाहता है निश्चित रूप से। और किसान आंदोलन तो बहुत बड़ा और उग्र आंदोलन होने वाला है। मैं आपको बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जैसे ही 8 तारीख को ये बैरिकेड हटेंगे सरकार बदलेगी और एकदम किसान भागते हुए आएंगे भूखे शेर की तरह, और एकदम जो है ना दिल्ली में इनका गर्दन दबाने का काम करेंगे। ये मैं निश्चित बता रहा हूँ आपको। इधर से वेस्टर्न यूपी से भी हम लोग मोबिलाइज करेंगे, और इनको हर हालत में अब जाने का वक्त आ गया है। 5 साल किसी हालत में देश की जनता इनको नहीं झेलेगी, नहीं झेलेगी, नहीं झेलेगी। भविष्यवाणी आपकी, और इससे पहले भी आप ये कह चुके हैं कि 5 साल जनता जो है इनको नहीं झेलेगी, और 5 साल ये सरकार अपने मुकम्मल नहीं कर पाएगी। हरियाणा का जो चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में ही चुनाव है, लेकिन हरियाणा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि आप ये समझिए कि एक तरह से हरियाणा दिल्ली का दरवाजा है, और उस दरवाजे पर किसान जिस तरह से बैठे रहे उनको अंदर नहीं आने दिया गया। अब किसान अपना हिसाब किताब करने का इंतजार कर रहे हैं, और साफ तौर पर ये लग रहा है कि
कि हरियाणा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है और बाकी बची कुची जो बात है वो आपको 8 तारीख को पता चल ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हेमंत जी, पुष्पेन जी, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।